नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राहुल गांधी विजयपुरी यात्रा में हिस्सा लिया है। यात्रा के समापन के बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना करवाएंगे। दुकानदारों की जेब से जीएसटी निकलती है और अडानी जी की जेब में चली जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। राहुल ने आगे ये भी कहा है कि जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। चलिए हम सुनते हैं सबसे पहले कि राहुल गांधी ने क्या कुछ खास कहा है। सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। देश को पता लगेगा कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल लोग। कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है। जैसे किसी को चोट लगती है तो पहला काम करते हैं, एक्सरे करते हैं, पता लगाते हैं कि हड्डी टूटी है, कैसी टूटी है। कास्ट सेंसस से ये पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कैसे बांटा जा रहा है, किसानों को कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना जा रहा है, पिछड़ों को कितना जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी। तेलंगाना में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम तेलंगाना का एक्सरे करवाएंगे। आपको ये जो दर्द हो रहा है, जो आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, पहला कदम एक्सरे होगा। उसके बाद हम जनता की सरकार चलाएंगे, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार चलाएंगे। भाई और बहनों, एक्सरे से ये भी पता लग जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के परिवार ने तेलंगाना का कितना पैसा लूटा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रामजीवन जायसवाल जो कि भाजपा के पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष हैं, नितिन दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता और आदित्य नारायण उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं नितिन दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा कि जातिगत जनगणना को लेकर बहुत फोकस किया जा रहा है, जहां भी रैलियां हो रही हैं, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, जातिगत जनगणना को फोकस करते हुए रखा जा रहा है। जातिगत तौर पर जनगणना किस तरीके से क्या आगे के राजनीतिक समीकरण में बदलाव लाएगी, किस तरीके से बदलाव ला सकती है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने पूरा सुना है कि कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा है। जी देखिए, जिस तरह शरीर का एक्सरे होने है कि हमारा ये अंग कमजोर है, हमें इस अंग को मजबूत करना है, हमें इन दवाओं की आवश्यकता है। सीधा सीधा यही है कि हमें इस समाज का और भारत का एक्सरे देखना है कि हमारा कौन सा समाज, कौन सी जाति शैक्षणिक आधार पे, आर्थिक आधार पे पिछड़ी हुई है। अगर मान लीजिए कि इतने दिनों से एक ही वर्ग विशेष का विकास होता आ रहा होगा जी, या एक ही जाति का विकास होता आ रहा होगा, तो वो भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि देश की आजादी की इतने बार तक किस समाज का विकास हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का उद्देश्य, आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य ये है कि हम विभिन्न जातियों को, आदिवासी हो, दलित हो, एसटी एससी हो, इनका सीधा सीधा आंकड़ा हमारे पास होगा और उस आंकड़े के आधार पर उस समाज को विकसित करने के लिए, शैक्षणिक योग्यता आगे बढ़ाने के लिए, उसका स्टेटस समाज में उठाने के लिए फिर सरकार, कांग्रेस सरकार काम करेगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ रामजीवन जायसवाल जी भी हैं। रामजीवन जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ, जैसा कि नितिन दुबे जी ने कहा कि ये एक्सरे हो जाएगा जिसमें अलग अलग जातियों का यहाँ पर एक डिटेल निकल के आ जाएगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी जाति कितना, हम इकोनॉमिक तरीके से देखें या और भी अगर कैटेगरी में हम डिवाइड करें तो यहाँ पर पूरा जातियों का जो है उल्लेख हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी कि किस जाति के पास कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पर
क्या आपका क्या कहना है इस पर? अच्छी बात है। जागरणा होने के बाद ये पता चल जाएगा निश्चित रूप से कि कौन सी जाति अभी तक पिछड़ी है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को ये भी पता होना चाहिए कि देश के अधिकतम टाइम में कांग्रेस ने शासन किया है और कांग्रेस ने कभी इस चीज पर पहले चर्चा क्यों नहीं करी, क्यों नहीं सोचा। माननीय मोदी जी की सरकार जब 2014 में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनती है और तब से माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर और एक जो मूलभूत समस्या होती है आम जनमानस की, अंत्योदय को लेकर जो सबसे कमजोर समाज में जो बना हुआ है उसकी चिंता करते हुए आवास, सबको भोजन, सबको गैस सिलेंडर की व्यवस्था करानी, सबके लिए अंत्योदय की व्यवस्था करानी, सबके लिए अनाज की, सबके लिए किसान सम्मान निधि की, हर वृद्ध हो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो नौजवान हो, इसकी चिंता करके पूरे समाज को आगे लेकर के बढ़ने का जो काम किया और देश पूरी तरीके से चाहे उदय का चुनाव हो चाहे 2019 और 2024 के चुनाव में पुनः पूरी फैक्ट्री के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बिल्कुल कांग्रेस को सूझ आगे जनगणना हो, हमें पता चले कि कौन कमजोर है। देश को लूटने का काम किया, देश को भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार कांग्रेस करेगी, तब तक उनको चिंता नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आज समझ में आया है, चलिए आइए। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि पिछले 70 सालों में आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने किया भी क्या। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आदित्य नारायण जी, चुनाव आते ही, जैसे कि विधानसभा चुनाव आते ही जनसभा में बार बार ओबीसी का जिक्र करना, एक जनसभा में 20-21 बार ओबीसी एसटी एससी ये जिक्र करना, उसके बाद जातिगत तौर पर जनगणना का बार बार उल्लेख करना, ये यहाँ पर कुछ प्लानिंग नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक पूरे देश में दशकों तक जो है 2 या 3 बच्चों वाली बात रही, कम बच्चे पैदा करिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करिए, और इसके अलावा लोगों को नसबंदी का अभियान चलाया गया बीच में जी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जिन लोगों ने ऐच्छिक तौर पर जो शैक्षिक वर्ग था और जो जागरूक वर्ग था, उन्होंने सरकारों की बात मान करके अपनी जनसंख्या को बढ़ने नहीं दिया और कंट्रोल में रखा। अब वही लोग बात यदि करें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने पकड़ के लोगों की नसबंदी कराई। और कमोबेश किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि सच्चाई को सामने कह सकें, कभी ये कह सकें कि आर्थिक आधार पर सर्वे कराया जाए। जो व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वह पिछड़ा है तो उसको कैसे समाज में बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। यदि वो इस दृष्टि से देखें कि देश की पूरी जनसंख्या, जो भी देश का नागरिक है, वो सब बराबर है, उन सबको एक अच्छे स्तर पर लाया जाना चाहिए, तो जाति और धर्म बीच में क्यों आना चाहिए। लेकिन ये सब कहने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है, क्योंकि सब लोग, चूंकि सबको पता है कि किसके सिर ज्यादा हैं गणना की जाए तो वो सब उसी की ओर जो है ओबीसी वर्ग की ओर देख रहे हैं। ओबीसी वर्ग जो चूंकि थोड़ा सा संगठित है, हालांकि ये जो चूंकि वर्तमान चुनाव की बात हो रही है और हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में एसटी 47% है लगभग। अब 47% जो है, नहीं, एसटी की जो सीटें हैं वो 47 सीटों पर सीधे सीधे असर करती है, एससी की 35 सीटों पर करती है, तो और 61 सीट ऐसी हैं जो ओबीसी का जिन पर प्रभाव है जी। अब बात यह है कि लेकिन कब और कितने एसटी मुख्यमंत्री किसी पार्टी ने बनाए हैं क्या आज तक? यदि ये पिछड़ों का की बात यदि करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में तो जिनका प्रभाव है उनको तो कभी आगे लाया नहीं गया। तो अब ये सब चीज ये है। और अब ये क्या है कि जिस तरीके से भी मत विभाजन हो सके, बस पार्टियां
उस लेवल पर देखना चाहती जी। हैं, उस मुद्दे को पकड़ना चाहती है जिस मुद्दे से मतों का विभाजन होकर के वो सत्ता में आ सके। ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगी नितिन दुबे जी के पास वापस। नितिन दुबे जी, आदित्य नारायण जी ने जैसे कहा और उसके बाद रामजीवन जायसवाल जी ने भी कहा था कि अभी इस वक्त ही क्यों जातिगत जनगणना याद आ रही है। जातिगत तौर पे इतने सालों से जो चीजें संभालने की कोशिश की गई, जातियों के तौर पर यहाँ पर समाज में बहुत ऐसी चीजें हो रही थी जो एक्सेप्टेड नहीं थी, सबको संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन यहाँ पे फिर से जातिगत तौर पर अगर हम लोगों को बांटेंगे, फिर से जब यहाँ पर हीन भावना से लोग एक दूसरे को देखना चालू कर देंगे, एसटी एससी ओबीसी वर्ग अलग अलग हम अगर विभाजित कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं समाज के हित में तो कार्य नहीं हो रहा है। नितिन दुबे जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये पूरी तरह से गलत। अब ये पता चलेगा जी कि समाज का ये वर्ग कमजोर है, समाज का ये वर्ग शैक्षणिक गतिविधियों में जी कमजोर है, समाज का ये वर्ग आर्थिक गतिविधियों में कमजोर है। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि अभी क्यों किया, आपने कहा कि अभी क्यों किया, जी तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ, अभी क्यों किया। बिल्कुल। जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, ये वजह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है चुनाव के समय ढिंडोरा पीटने की आदत जी, हमारी कांग्रेस नहीं के है। शासनकाल पहली में बात, आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता है मंडल कमीशन आयोग की अरे रिपोर्ट सुनिए आई तो थी, साहब, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई कौन सी बात? कि ओबीसी को रामजीवन प्रधानमंत्री जायसवाल करना जी, चाहिए, अपनी बात परंतु करने कांग्रेस दीजिए, ने आपकी क्यों बात नहीं करने दिया? दीजिए। हैं? थोड़ा धैर्य रखो, ये भिंडी बाजार मचाने में ये ठीक डिबेट है, में ठीक मजा है, नहीं बोलिए नितिन दुबे जी, बात पूरी करिए। आता। हाँ, क्या बात का फ्लो फिर खत्म हो नहीं, बोलिए बोलिए आप। कि जब जिस चीज की आवश्यकता होती है जी। उस काम को तभी किया जाता है। आज आजादी के इतने दिनों बाद 70 साल के आप कांग्रेस ने क्या नहीं दिया है आपको? रोटी, कपड़ा, मकान, देश का विकास, संचार क्रांति, अगर आप मोटी भी बात भी करते हैं तो ये जो सारी लागू हो रही हैं, चाहे आदिवासियों के लिए हो, चाहे समाज के किसी भी तबके के लिए हो, किसान के लिए हो, ये सब कांग्रेस की योजनाएं हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, ये कांग्रेस की नीति और रीति है कि हम किस तरह समाज के, भारत के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, कब हमें जनगणना करनी है, ठीक है, कब किसको खाना है, ये तय उसके हिसाब से होता है। ये थोड़ा अब आज आप अगर जनगणना 5 साल पहले घोषणा होती तो आप कहते कि आप क्यों, 10 साल पहले होती तो अब आप सवाल खड़े करते कि अब क्यों, तो फिर भैया आप ही बता दो कब। ठीक है, ठीक है। रामजीवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे बड़ा यहाँ तो नितिन दुबे जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, बहुत कुछ किया है। सबसे पहले मैं उस पर जवाब चाहूंगी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जब जिसकी जरूरत होती है तब वो चीज की जाती है, तो यानी कि जातिगत जनगणना की अभी जरूरत है नितिन दुबे जी के हिसाब से। आप क्या कहेंगे? इनकी सरकार जब थी जी, तो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, काका कालेलकर ने भी रिपोर्ट दी थी इनके कि जो है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको जबरदस्त फटकार लगाई तब इन्होंने क्या किया, केवल एक अध्यक्ष बना करके छोड़ दिया और एक भी उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए, कोई भी अधिकार नहीं थे उनके बैठा ओबीसी आयोग का। जब माननीय मोदी जी की सरकार 2014 में आती है, 2018 में वो संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को देते हैं, अब जाकर के ओबीसी का कल्याण होने की स्थिति आती है। इतने दिन तक कहाँ सोते रहे। और देने की बात जो कर रहे हैं, उससे ज्यादा 70 सालों तक उन्होंने शासन किया है। मैं तो कहता हूँ जितने दिन उन्होंने शासन किया है उसकी अपेक्षा अगर 9 साल का देखा जाए कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल, तो उससे कई गुना भारी पड़ता है। क्योंकि माननीय मोदी जी के 2014 में सरकार होने के बाद एक एक व्यक्ति की, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान, चाहे किसान हो, गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेहड़ी पट्टी वाला, सबकी चिंता करने का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। इसीलिए पूरा देश आज मोदी जी के साथ खड़ा भी है। ठीक है, ठीक है। मैं नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इनके टाइम में आपने हाँ नितिन दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी।
लेकिन उसके पहले मैं आदित्य नारायण जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा कि नितिन दुबे जी ने कहा कि अभी जातिगत जनगणना की जरूरत है, जब जिस चीज की जरूरत होती है उसको उसी वक्त करना होता है, आप क्या कहेंगे, क्या वास्तव में अभी जातिगत जनगणना की जरूरत है? देखिए, ये जो पिटारा जो खुला है वर्तमान समय में, वो बिहार से चालू हुआ है। बिहार ने कुछ आंकड़े उजागर किए और जिन आंकड़ों के कारण ये सच्चाई सामने आई कि बिहार में शासन कैसे और सत्ता तक कैसे पहुंचा जाता है, वो सच्चाई चूंकि उजागर हो गई और उस सच्चाई को उजागर होने से बड़े बड़े दल जो देश में सत्ताधारी हैं वो अंदर से हिल गए और इसलिए वो इस पिटारे के खुलने से इतने भयभीत हैं कि सही बात तो यह है कि उन्हें खुद को ये पता नहीं है कि इस पर किस तरीके से रिएक्शन दिया जाए और इस पर स्टैंड क्या होना चाहिए। अब बात यह है कि दोनों चीजें हैं। यदि हम अपने आप को वैज्ञानिक तौर पर उन्नत समझते हैं तो क्या हमको एक वर्ग विशेष में बांट करके आंकड़े प्रस्तुत करके और उस आधार पर नीतियों को प्रभावित करना चाहिए क्या? और फिर दूसरी बात यह है कि आर्थिक रूप की बात, जैसे राहुल जी ने आज कहा कि हम ये सब इसलिए करना चाहते हैं कि किस समाज को कितना मिला लाभ, ताकि उनको बराबर लाभ दिया जा सके। तो लाभ, जो आर्थिक लाभ की जो बात करते हैं, आर्थिक तरक्की की जो बात करते हैं, तो जब उन्होंने अर्थ की बात की तो फिर आर्थिक आधार पर ही जनगणना, आर्थिक आधार पर ही सारी नीतियों को डिसाइड क्यों नहीं होना चाहिए, वर्ग के आधार पर क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कमोबेश हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम कुछ ना कुछ हमेशा बटे रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता होने के पहले भी जिस आधार पर बट सकते थे, धर्म के आधार पर, जाति भाषा के आधार पर, जिस आधार पर लाभ मिलता है, राजनीतिक पार्टियां उस आधार को पकड़ लेती है और उसको पकड़ के चलती है। ठीक है। अब वो बटे रहने की वजह से हम देश की जो राष्ट्रीय एकता की बात जहां करते हैं, सारी चीजें चाहे धर्म के आधार पर बांटो, चाहे जाति के आधार पर बांटो, चाहे क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जिस भी आधार पर बांटेंगे तो बांटना किसी भी व्यक्तियों को बांटना, किसी भी समूह को बांटना और किसी भी समूह की एकता करना, समूहगत एकता रखना, देश को एकजुट रखना, ये दोनों चीजें किसी भी आधार पर समानार्थी नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं देश में संघर्ष की स्थिति पैदा करेगी और वो संघर्ष किस रूप में कब सामने आएगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। नितिन दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसा कि कहा है आदित्य नारायण जी ने कि जातिगत जनगणना, जब आर्थिक का जिक्र किया तो आर्थिक आधार पर ही क्यों नहीं हो रही है जातिगत जनगणना? सवाल काफी गहरा सवाल है नितिन दुबे जी। बिल्कुल, मैं गहराई का से ही जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, हमारी आदत क्या है, तीर तुप्पे लगाने की। अब आपने ये किसने कह दिया कि राहुल जी ने कहा कि केवल आर्थिक आधार रहेगा? कहा है, बिल्कुल कहा है, तेलंगाना में आज कहा है नहीं, उन्होंने ये कहा है, सुनिए पहले सुनिए जी। उन्होंने ये कहा है आर्थिक आधार, शैक्षणिक आधार और उस वर्ग की वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति से मतलब है उसकी समग्रता, वो किस रूप में अपने आप को समाज में प्रेजेंट कर रहा है, वर्तमान हालात उसमें क्या है, ये सब बातें और ये सब तथ्यों को रखा गया है। उसका शैक्षणिक विकास कितना हुआ है, उसका आर्थिक विकास कितना हुआ है, लेकिन नितिन दुबे जी, सामाजिक विकास कितना हुआ है, नितिन दुबे जी, राजनीतिक विकास कितना हुआ है। आरक्षण मिला हुआ है ना इन लोगों को, यानी कि कहीं ना कहीं पिछड़े थे, उसके बाद ही आरक्षण मिला एसटी एससी ओबीसी को। ये तो साफ तौर पे पता है सबको कि यहाँ पर आरक्षण है, यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। तो जातिगत जनगणना स्पेशली करने की क्या जरूरत है? देखिए, आरक्षण मिला है, अच्छी बात है, वो भी हमारे संविधान का पार्ट है और समाज के कमजोर दबे हुए की व्यवस्था है हमारे संविधान में। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं जी, 10 जातियां हैं, अब 10 जातियों में आरक्षण तो मिल रहा है एक वर्ग विशेष को, लेकिन 10 जातियों में
और जातियों का किस तरह विकास नहीं हुआ है। ये ब्राह्मण है तो इसके मायने ये नहीं कि वो संपन्न ही होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, ये तय करना ठीक नहीं है। लेकिन जब जातिगत हर वर्ग की वर्तमान स्थिति का पता चलेगा। ये तो कहा नहीं कि ST SC जनगणना ही होगी, ये तो कहा नहीं होगी, ये तो आपका ही तीर तुप्पल है ना, ये जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने तो ये कहा हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, ST SC हो, जो भारत में समुदाय है, जातियां हैं, उनकी वर्तमान स्थिति को समझना, उस स्थिति के बाद उस समाज को डेवलप करने का काम करना, सीधा सीधा उद्देश्य है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। अब आप तीर तुप्पल लगाते रहो, कल आसमान गिरने वाला है, परसों भूकंप आने वाला है, नरसों ये होने वाला है, तो फिर कुछ मत करो, एक पेड़ के नीचे मैदान में बैठो। ठीक है, ठीक है। रामजीवन जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नितिन दुबे जी काफी कॉन्फिडेंट हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल भी राजनीति नहीं है, इसमें इस समाज के डेवलपमेंट के लिए जनगणना की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? काश इनको ये समझ 70 साल के जब शासन काल में आई होती तो शायद इनको कुछ फायदा भी मिला होता। मैं बता दूं आज की तारीख में 2014 में जब से बहुमत पूर्ण सरकार भाजपा की आई देश के अंदर, तब से लगातार सरकार जो है हर वर्ग की चिंता करती है। क्या जिसकी आप ये कहते हैं कि सवर्ण के लिए भी माननीय मोदी जी ने 10% का आरक्षण दिया जी। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के मतलब बगैर चिंता किए, बगैर किसी साथ भेदभाव किए, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता किए हुए सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर सरकार बराबर तरीके से कितना बड़ा समझ लीजिए संविधान में संशोधन करके रोक दिया है नारी बंधन अधिनियम, जिससे 33% महिलाओं को देश की उच्च राजनीति करने की का अवसर प्राप्त होगा। और चाहे किसान की हो, किसानों कितने साल में कभी उन्होंने किसानों की करी, भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि देती, किसान की चिंता करी, कम उसको खाद पानी की व्यवस्था हो और उसकी भी सुख दुख की चिंता हो। कभी इन्होंने अपने शासन काल में कुछ देखा नहीं जी, बिल्कुल। चाहे वो किस आर्थिक मान लीजिए, राजनीतिक मान लीजिए, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए जी, सुरक्षा के क्षेत्र में कैसा जल रहा था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की माननीय सरकार ने उसको कितना बढ़िया सोल्यूशन दे करके वहां से धारा 370 और करके देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। ये इनको 70 साल में नहीं दिखा। केवल इनको लग रहा है आने वाले हैं तो इनको तरह तरह के याद आ रहे हैं, तरह तरह के चला रहे हैं। भाई जातिगत गणना से कितना पैसा है, कितना मामला है, ये निकल करके आ जाएगा, निकाल लेंगे। ठीक है भाई काका लेकर की रिपोर्ट आई, कमीशन मंडल की रिपोर्ट आई, कुछ अपनों चिंता नहीं करी। बिल्कुल ठीक है। अब आज जब दिख रहा है इनको कहीं से किसी भी दशा में हम आने वाले नहीं हैं, तो यह दुनिया के एक नए रागत शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है। आदित्य नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नितिन दुबे जी का कॉन्फिडेंस आपने देखा, इन्होंने कहा कि राजनीति बिल्कुल भी नहीं है जातिगत जनगणना में। इनकी बात किस तरीके से आप कहेंगे, क्या सच में आपको भी लगता है कि इसमें राजनीति नहीं है? सबसे बड़ी बात, दूसरा सवाल मेरा ये आपसे ये रहेगा कि जैसे कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि इस वक्त जातिगत जनगणना की क्या जरूरत पड़ गई, जैसा कि इन्होंने कहा कि समाज के डेवलपमेंट के लिए, क्या वास्तव में समाज के डेवलपमेंट के लिए जातिगत जनगणना होना जरूरी है? इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए, सही बात तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पर ये बात करना जो है वो कहीं ना कहीं जो है चर्चा, चाहे कोई भी दल हो और कोई दल किसी आंकड़ों से घबराया हुआ हो या कोई दल ऐसे आंकड़ों को सामने लेता है जिससे उसको लाभ मिले, तो निश्चित तौर पर और इस सब्जेक्ट पर जो है कहकर भी नहीं कहना और नहीं कहकर सब कुछ कह देना, ये
ऐसी स्थिति में कुछ दल पड़ गए हैं और कुछ दल तो अपनी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट रखे हुए हैं, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं इस दल पर, इस विषय पर। उसकी वजह क्या है कि वो कहीं ना कहीं से उनके मन में ये है कि यदि ये हमारा यदि किसी और आधार पर वोट बटोरने का यदि हमारा प्लान रहा है या रहेगा, तो हमारा वो प्लान कहीं इस दूसरे तरीके के कैलकुलेशन से प्रभावित ना हो जाए पूरे देश के स्तर पर। तो कुल मिला के ये जो स्थिति आज बन रही है, इस स्थिति के पीछे ये जो बांट कर चलने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हर दल में प्रवेश कर चुकी है। अब आज के दौर में इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर और समाज के काम करने वाले लोगों, सामाजिक काम करने वाले लोगों के ऊपर, राजनीतिज्ञ भी कहते हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और मुख्य तौर पर पत्रकारों का आज की तारीख में ये कर्तव्य बनता है कि हम सही स्थिति लोगों के सामने ला करके रख सके। हम लोगों को प्रेरित करें कि राजनीति हमारे देश को किस दिशा में ले जा रही है। किसी दल विशेष की बात नहीं है, हमारे देश की दिशा की बात है। किसी दल की दिशा की बात नहीं है, देश की राजनीति की दिशा की बात नहीं है। हमारे देश की दिशा क्या तय हो रही है, ये सब चीजें इस पर प्रभावित करती है। दीर्घकालिक रूप से इसका असर पड़ेगा और इसका असर निश्चित तौर पर देश पर क्या पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। पर आज ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य नारायण जी, यहाँ पे आप कह रहे हैं और ऐसी सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है कि इसको लेकर ये जो जातिगत जनगणना है उसको चुनाव को लेकर ही फोकस किया गया है, उसके पहले ये चीजें नहीं आई हैं। इसका मतलब अभी चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव सामने हैं, यानी कि ये जातिगत तौर पर जो जनगणना हो रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल के आई है कि जब जातिगत जनगणना सामने आई और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस वक्त अगर जातिगत जनगणना सामने आई है, इसको लेकर जो विपक्षी दल है काफी अलर्ट नजर आ रहा है। एक संबोधन में 22 बार 23 बार ओबीसी, एसटी, एससी जो है जिक्र कर रहे हैं, लगातार जिक्र कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वोट बैंक को खींचने की ताकत वो दिखाना चाह रहे हैं। और जाहिर तौर पे जब यहाँ पर समुदाय बट जाएंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर वोट भी बट जाएंगे और यही टारगेट जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से क्या जो विपक्षी दल है वो अपनी इन चीजों को, रणनीति को लेकर सफल हो पाएगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।